नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी, जो कि एक एकांकी है और जिसके रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर जी। बच्चों, एकांकी क्या होता है? एकांकी मतलब एक ही अंक। एक ही अंक यानी कि इसको हम एक छोटा सा नाटक भी कह सकते हैं जो एक अंक में ही समाप्त हो जाए। तो आपको एकांकी का मतलब समझ आ गया होगा। तो ये एक छोटी सी एकांकी है, समझ लीजिए एक नाटक है जिसमें बहुत से पात्र हैं। और ये जो एकांकी है वो इस आधार पर लिखी गई है कि जो पहले हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता था और किस प्रकार से लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे, कहा जाता था कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो वैसा ही उसके लिए उतना ही ज़्यादा उसका रिश्ता मिलने में दिक्कत होगी। तो इस तरह के जो विचार है उस समय के समाज के, उन विचारों के बारे में बताया गया है। और दहेज प्रथा और इस तरह के मुद्दे भी उठाए गए हैं। तो आप इस एकांकी को जब अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने इसकी एक समरी तैयार की है, सार, जो कि आपको ये एकांकी समझने में बहुत इससे मदद होगी। तो इसमें एकांकी में जो मुख्य पात्र है वो मैं आपको बताऊंगी। मुख्य पात्र हैं इसमें सबसे पहले रतन, जो एक नौकर है, उमा, जो इस एकांकी की नायिका है, रामस्वरूप उमा के पिता हैं, प्रेमा उमा की माँ है, बाबू गोपाल प्रसाद ये वकील हैं जो अपने बेटे शंकर के लिए लड़की देखने आते हैं, यानी कि उमा को देखने आते हैं। और उमा जो उनका बेटा जो शंकर है बाबू गोपाल प्रसाद का, तो वो बीएससी पास करने के बाद मेडिकल कॉलेज का एक छात्र है। तो यहाँ पर जो लेखक ने रीढ़ की हड्डी, जो इस एकांकी का जो शीर्षक दिया है, वो लेखक ने उसको नाम रीढ़ की हड्डी ही क्यों दिया है, इसके बारे में हमें पता चलेगा जब हम इस पूरी एकांकी को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। रीढ़ की हड्डी, तो बच्चों रीढ़ की हड्डी क्या होती है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे शरीर का एक मुख्य पार्ट होता है, मुख्य अंग होता है। और पूरे शरीर, जो पूरा हमारा शरीर होता है, उसको सीधा रखने में रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल निभाती है। क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी न हो तो हमारा शरीर सीधा भी खड़ा नहीं हो सकता। तो क्यों नाम दिया है लेखक ने, ये जब हम इस एकांकी को जान लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छी प्रकार से, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। और इसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि स्वाभिमान का प्रतीक है, और जिससे कि रीढ़ की हड्डी नाम जो शीर्षक है वो भी इस एकांकी का सार्थक है, सही सिद्ध होता है। तो इसमें हम एकांकी में सार शुरू करते हैं, इसका कहानी शुरू करते हैं। उमा है वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, इसमें उसने बीए पास किया है, और जो उसके पिता है वो अधेड़ उम्र के हैं और उन्हें अपनी बेटी उमा के विवाह की बहुत ज़्यादा चिंता है। अब शादी करने से पहले, जो पहले समाज में जो रिवाज होता था आज भी है, तो शादी करने से पहले लड़के वाले लड़की को देखने घर आते हैं और अच्छी प्रकार से लड़की के बारे में पता करते हैं कि लड़की कैसी है, रंग रूप कैसा है उसका, दिखने में कैसी है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, शैक्षणिक योग्यता आदि, इसके बारे में लड़के वाले जानना चाहते हैं। तो ये हमारे समाज की एक परंपरा समझ लीजिए, चाहे रीति रिवाज समझ लीजिए, कि लड़की दिखाते हैं उसकी शादी से पहले। और इस प्रकार की जो रस्में निभाते हैं कि लड़की देखने आ रहे हैं वो। और इसी प्रकार इस एकांकी में भी गोपाल प्रसाद और उनका बेटा जो शंकर है वो
लड़की देखने यानी कि उमा को देखने आते हैं, जो कि रामस्वरूप की बेटी है। और रामस्वरूप उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं कि भाई मेहमान आ रहे हैं घर में। तो वो अपने नौकर के साथ पूरे घर को ठीक करते हैं, चादर बिछाते हैं। अब धोबी के यहाँ से जो चादर है वो धुल कर आई थी, उसको लेकर आते हैं। अब नौकर अंदर आता है, नौकर वहाँ कमरे में उसको ठीक करता है कमरे को। अब रामस्वरूप है वो उमा के पिता हैं, तो वे जो मेजपोश है यानी कि मेज पर जो कपड़ा बिछाया जाता है उसको ठीक करते हैं। अपने जो गुलदस्ते हैं जो वहाँ पर फूल लगे हुए थे जिसमें उनको साफ कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि नौकर खाली हाथ आ गया, यानी कि नौकर को वो दरी चादर वगैरह लेने भेजते हैं तो वो खाली हाथ आ जाता है। पीछे पीछे उनकी पत्नी, रामस्वरूप की पत्नी यानी कि प्रेमा आती है और पूछती है कि आपने धोती क्यों मंगवाई थी। तो रामस्वरूप कहते हैं मैंने तो नहीं मंगवाई, मैंने तो चादर दरी मंगवाई थी। फिर नौकर को डांटते हैं कि तू बात को अच्छी प्रकार से नहीं सुनता है, कान में डांट लगा रखी है। कान में डांट लगाना यहाँ पर ये आप मुहावरा है, आप देख सकते हैं कि कान में डांट लगाने का अर्थ होता है क्या तुमने कान बंद कर लिए हैं। तो प्रेमा रतन को बताती है कि दरी और चादर कहाँ पर रखी है। अब उसको कहती है कि वहाँ से लेकर आए। अब वो कहते हैं कि बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार भी ले आए। यहाँ पर लेखक का बीबी जी से तात्पर्य उमा से है। तो वो नौकर बीबी जी उनको कहता था उमा को, तो कहता बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार भी ले आए। अब प्रेमा है वो रामस्वरूप से कहती है उमा तो मुंह फुलाकर बैठी है। आप इस एकांकी को जो पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से मुहावरे आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कहती है कि उमा मुंह फुलाकर बैठी है। अब मुंह फुलाकर बैठना भी यहाँ पर एक मुहावरा है। मुंह फुलाकर बैठना यानी कि नाराज होकर बैठ जाना, नाराज गुस्सा होकर बैठ जाना। कि वो बताती है कि शायद वो शादी करना ही नहीं चाहती है और इसलिए इसी बात पर वो नाराज़ है कि उसको देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं। लेकिन जब हम इस एकांकी को पढ़ते हैं तो इसमें इस तरह का कोई कारण नहीं बताया गया है कि वो क्यों नाराज़ है, सिर्फ यही बताया गया है कि वो मुंह फुलाकर बैठी है। इस पर जब उनकी पत्नी की बात ये सुनते हैं रामस्वरूप, तो उसे कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो एक रिश्ता हाथ आया है, उन्हें अपने घर आने के लिए मनाया है, तो तुम जाकर उमा से कह दो कि उनसे ठीक प्रकार से व्यवहार करे, ठीक से बातचीत करे और अपनी जो नाराज़गी है उसको ख़त्म कर दे, छोड़ दे और अच्छी प्रकार से तैयार हो जाए और अपने आप को इस तरह से लड़के वालों के सामने प्रस्तुत करे कि वो लड़के वाले जब देखें उमा को तो वो तुरंत शादी के लिए हाँ कर दे। अब जो प्रेमा है उमा की माँ, तो वो कहते उन्होंने तो पहले ही उसे समझाया था, तो कहती है मैंने तो पहले समझाया लेकिन वो समझती ही नहीं है। और उसके इस व्यवहार का जो कारण है वो कहती है कि आपने इतना पढ़ाया लिखाया है लड़की को, रामस्वरूप को ही इसका दोष देती है, इतना पढ़ा लिखा दिया, अब वो किसी की सुनती ही नहीं है, ऐसा व्यवहार हो गया है उसको। अब तुमने बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजा और बिना रुके वो लगातार बोलती चली जाती है। तो वो कहती है कि 12वीं तक अगर पढ़ाते तो वो अपने हाथ रहती। अपने हाथ रहना मतलब ये भी मुहावरा है। अपने हाथ रहने का मतलब होता है नियंत्रण में रहना, यानी बस में रहना। यानी कि उसने कोई श्रृंगार भी नहीं किया, कोई पाउडर वगैरह भी नहीं लगाया। ये सारी बातें सुनकर जब प्रेमा लगातार बोलती रहती है कि तैयार ही नहीं होना चाहती वो, तो बाबू जो रामस्वरूप है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं। और क्योंकि वो कहते हैं कि आजकल के समय में तो सज धज कर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप करना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तैयार नहीं हो रही है, लेकिन उसे वो कहते हैं अपनी पत्नी प्रेमा को, रामस्वरूप कहते हैं उसे ये समझा देना कि बड़ी मुश्किल से जो रिश्ता हाथ में आया है ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब
जो राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा है वो लगातार बोले ही जा रही थी बिना रुके। तो राम स्वरूप इसमें व्यंग्य भी करते हैं, मजाक भी करते हैं कि जो तुम हो परमात्मा का बनाया हुआ ग्रामोफोन हो। ग्रामोफोन पहले चलते थे जिसमें से आवाज़ आती थी, एक बार चला दो तो वो चलते रहते थे। वो कहते हैं कि इंसान के बनाए ग्रामोफोन तो हम उसको बटन दबाकर उसको रोक सकते हैं, लेकिन तुम तो भगवान का बनाया हुआ ऐसा ग्रामोफोन हो कि तुम रोके नहीं रुकती, यानी कि बोलती ही चली जाती हो। इस तरह से वो मजाक करते हैं। अब इसमें सीरियस बात तो है कि वो लड़के वालों के सामने नहीं बताना चाहते कि उमा BA तक पढ़ी है, क्योंकि उस समय लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं माना जाता था समाज में। तो थोड़ी दकियानुसी सोच है उस समय की समाज की, वो लेखक ने इसमें उजागर की है कि वो लड़के वालों के सामने नहीं बताएंगे कि उमा BA तक पढ़ी है, और अपनी पत्नी प्रेमा को भी ये हिदायत दे देते हैं, ये उसको बता देते हैं कि तुम भी उसकी पढ़ाई के बारे में लड़के वालों के सामने कुछ भी नहीं बोलना। अब प्रेमा है, उसने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है। अब वो पूछते हैं रामस्वरूप कि सारी तैयारी हो चुकी है? तो प्रेमा कहती है तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन घर में मक्खन नहीं है, मक्खन नहीं आया तो इसलिए टोस्ट नहीं बन पाए। तो वो कहते हैं 2 ही तो जन हैं, 2 ही तो आ रहे हैं, गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। और वो कहते हैं मक्खन तो रतन से मंगवा लेते हैं। और वो ये भी कहते हैं रामस्वरूप कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों थोड़े दकियानुसी सोच रखने वाले हैं। दकियानुसी यानी कि पुरानी सोच के हैं। वो नहीं चाहते कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन बाबू रामस्वरूप है वैसे तो लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के पक्ष में थे, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी उमा को पढ़ाया। लेकिन वो उनकी सोच यानी समाज की सोच को तो वो बदल नहीं सकते थे, इसलिए वो कर भी क्या सकते थे। शादी भी तो लड़की की करनी थी, क्योंकि समाज में जब लड़की बड़ी हो जाती है तो समाज वाले बोलने लग जाते हैं उसकी शादी नहीं होती। तो उनकी मजबूरी थी कि उनको पढ़ाई लिखाई को, अपनी बेटी की जो पढ़ाई लिखाई है उसको वो छुपाना पड़ता है। तो रामस्वरूप कहीं ना कहीं स्वयं भी इस रिश्ते से हो सकता है खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे विचार है दोनों जो उन परिवार का है गोपाल प्रसाद का, लेकिन फिर भी ये तो समाज का दस्तूर होता है और उनकी मजबूरी भी थी कि लड़की तो BA तक पढ़ी है, लेकिन उसकी उम्र भी हो गई थी शादी की, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर नहीं करेंगे शादी तो समाज क्या कहेगा। इस तरह की सोच की वजह से वो अपनी बेटी की जो पढ़ाई लिखाई है वो उनसे छुपाना चाहते हैं। अब जब उस तरह बहुत पहले समाज के अंदर इस तरह की बातें होती थी कि लड़कियों का पढ़ना है वो अच्छा नहीं माना जाता था, ये माना जाता था लड़कियां बस चिट्ठी पत्री लिखने तक ही सीमित रहे, इतना ही पढ़े कि वो चिट्ठी पत्री लिख ले, कुछ पढ़ सके, बस इतना ही। तो और भी बहुत से लेखक ने इस एकांकी में मुहावरों का प्रयोग किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मुंह फुलाना। इसी प्रकार वो जब कहते हैं कि अगर बेटी की शादी का सवाल नहीं होता तो मैं उनको कोरी कोरी सुनाता, यानी कि कोरी कोरी सुनाना ये जो रामस्वरूप कहते हैं, कोरी कोरी सुनाने का मतलब होता है साफ साफ कहना। इसी प्रकार भीगी बिल्ली बनना मुहावरा आया है यहाँ पर, भीगी बिल्ली बनना मतलब कि डर जाना। इस तरह से लेखक ने मुहावरों का प्रयोग किया है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि दकियानुसी सोच पर मैं उन बाप बेटे को कोरी कोरी सुनाता। अब कमरे की जो सज्जा है, कमरे की सजावट हो रही है, तो तभी नौकर कहता है कि कोई दरवाजे पर आया है। अब पता चल जाता है उन्हें कि मेहमान आए हैं। मेहमान कौन है यहाँ पर? गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। अब जो रामस्वरूप है वो नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं और स्वयं उनका स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। अब देखते हैं गोपाल प्रसाद आते हैं और शंकर है उसकी कमर झुकी हुई है, यानी कि झुकी कमर वाला है वो दोनों अंदर आते हैं। उनका स्वागत किया जाता है जैसे मेहमानों को औपचारिक स्वागत किया जाता है। आपस में बातचीत की जाती है और रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जो बातें कर रहे थे उसमें ज़्यादातर उन्होंने इस प्रकार की बातें की, भाई इस
ज़माने में और उस ज़माने की तुलना करते हैं वो, यानी कि उनके ज़माने में क्या होता था और आजकल क्या होता है, इस तरह से वो बातें करते हैं। अब शंकर है वो बैठा है चुपचाप, रामस्वरूप उससे प्रश्न पूछते हैं, बताता है कि वो कॉलेज के वीकेंड में यहाँ पर आया है, उनकी छुट्टियाँ नहीं चल रही बल्कि वीकेंड है इसलिए आया है, और सप्ताह के अंत में कोर्स ख़त्म होने में 2 साल है। तो वो कहता है कि अभी उसका कोर्स अभी चल ही रहा है, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि 1 आध साल का मार्जिन भी रखता है। तो यहाँ पर इस तरह की बातें शंकर कहता है। तो यहाँ पर 1 आध साल का मार्जिन यानी कि ये भी हो सकता है कि बीच में या तो वो फेल हो जाता है या फिर बीच में हो सकता है कि वो 1 साल ड्रॉप कर देता है, तो ये भी हो सकता है इसमें। तो वो खीसे निपोरता है, बोलकर ये डायलॉग बोलकर खीसे निपोरना मतलब खिसियानी हंसी हंसता है, और वो कहता है क्यों कांटों में घसीटते हैं, कांटों में घसीटना यानी परेशानियों में खींच लेना। यानी गोपाल प्रसाद जी सफाई देते हैं इस पर कि जब लड़का ये कहता है कि इस 1 साल का मार्जिन रखता हूँ, तो वो शंकर की कही हुई बात को थोड़ा वो संभालने की कोशिश करते हैं। हो सकता था कि रामस्वरूप पूछ लेते भाई मार्जिन रखने का क्या मतलब है, फेल तो नहीं हो गया था, इस तरह से तो अपने बेटे की बात को ढकने की कोशिश करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं शंकर बीमार हो गया था इसलिए 1 साल इसका बीच में छूट गया। फिर वो चाय नाश्ता करते हैं। अब टाइम हो जाता है तो गोपाल प्रसाद असली मुद्दे पर आते हैं, यानी कि असली मुद्दा क्या है यहाँ पर? असली मुद्दा यानी कि जो लड़की देखने के लिए जो आए हैं वो लोग, वो कहते हैं, और इसके लिए वो कहते हैं कि चलो बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस की बात का मतलब यहाँ पर क्या है कि लड़की देखने का जो काम है वो कर लेते हैं। लेकिन रामस्वरूप बिजनेस की बात सुनकर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कहीं दहेज वहेज की बात करेंगे, कुछ लेने देने की बात करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जिस काम के लिए आए हैं वही कर ले, वही काम हम करना चाहते हैं, यानी कि लड़की देखना चाहते हैं। तो वे नाश्ता लाने के लिए भीतर जाते हैं। तो तब लेखक इस प्रकार बता रहे हैं इसमें कि जब रामस्वरूप अंदर चले जाते हैं तो गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ बैठे हुए हैं। अब वो पूरे मकान को अच्छी प्रकार से देखते हैं और देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी लड़की को कितना दे सकते हैं, यानी कि उसके पिता की क्या हैसियत है। यानी कि पहले ये भी होता था कि मकान देखकर पिता की हैसियत का, लोगों की हैसियत का पता लगा लिया जाता था, क्योंकि उसी के हिसाब से वो सोच रहे थे कि हम दहेज की मांग भी करेंगे। तो इस प्रकार से हो सकता है, इसीलिए वो अच्छी प्रकार से उस घर को देख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ लेखक ने इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं बताया है। लेकिन बात तो यहाँ पर वही स्पष्ट हो रही है कि वो चारों तरफ से घर को देखते हैं तो कहते हैं मकान तो अच्छा है, और कहकर वो अपने जो बेटे हैं उससे बात करते हैं। साथ ही साथ उससे कहते हैं कि सीधे से बैठे, अच्छी प्रकार से बैठे, और यह वाक्य वो अधूरा छोड़ देते हैं, यानी कि उसकी जो है वो टेढ़ा होकर चलता था, झुककर चलता था, तो इसलिए वो उसको सीधा बैठने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त भी ऐसा ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन यानी कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें नहीं थी, तो वो झुककर चलता था। तो इस वाक्य को वो अधूरा ही छोड़ देते हैं। तो पता था उनको कि उनका बेटा, ये तो गोपाल प्रसाद को भी पता था कि उनका जो बेटा है वो थोड़ा दब्बू किस्म का है और उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि उसके बेटे में कमी है, ये तो उनको पता ही था। और जो भी गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप आपस में बातें करते हैं उनमें भी आपको ये पता चलेगा कि जो गोपाल प्रसाद है वो इस एकांकी में जो स्त्रियां हैं उनके लिए अपमानजनक बातों का प्रयोग करते हैं। वो कई जगह पर उन्होंने ये कहा कि हर एक औरत पर ये छोड़ दिया जाए कि वे खूबसूरती के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने ऊपर टैक्स लगाए, तो देखिए कितना टैक्स कलेक्शन होगा। इस प्रकार से वो व्यंग्य में, मजाक में जो बात करते हैं वो स्त्रियों के अपमान की बातें होती हैं। और इसी प्रकार वो ये मानते हैं कि शादी के लिए लड़कियों का खूबसूरत होना अनिवार्य है,
और वे उमा के लिए भी पूछते हैं रामस्वरूप से कि उनकी लड़की तो ठीक ठाक है। तो ये उमा के पिता के लिए भी बहुत अपमान की बात थी इस प्रकार की बातें जब करते हैं वो, क्योंकि उनको इस प्रकार से नहीं पूछना चाहिए एक पिता से, और क्योंकि योग्यता और गुण देखने चाहिए लड़की के। और यहाँ पर वो जन्मपत्री मिलाने की बात पूछते हैं, तो ये भी एक तरह से समाज की जो दकियानुसी सोच है उसको दर्शाता है कि वे लड़की के गुण दोष नहीं बल्कि उसकी जन्मपत्री के आधार पर विवाह तय करेंगे। आगे भी जो बात कही है कि जो पढ़ी लिखी लड़की है वो नखरे वाली होती है, और साथ ही साथ मेम साहब कहकर पढ़ी लिखी लड़कियों का मजाक भी बनाया गोपाल प्रसाद ने। और जो बाद में कहा कि जो पढ़ाई लिखाई होती है वो तो लड़कों के लिए ही होती है, ऊंची पढ़ाई लिखाई स्त्रियों के लिए नहीं होती, लड़कियों के लिए नहीं होती। ये सारी जितनी भी बातें इस प्रकार की इस एकांकी में उठाई गई हैं वो ये दर्शाती हैं कि बापू गोपाल प्रसाद है वो पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, और जो वे कह रहे हैं लेकिन जो भी वो कहते हैं उसको चुपचाप बैठकर उनका बेटा शंकर सुन रहा था। यानी कि वो अपनी कोई इसमें बीच में कोई राय कोई विचार इस प्रकार से नहीं दे रहा था। उनके पिता गोपाल प्रसाद जो कुछ बोले जा रहे थे बस वो सुने जा रहा था। तो इन बातों से भी हमें ये पता चलता है कि उनकी जो मानसिकता है वो कैसी है, जो पिता पुत्र हैं दोनों उनकी मानसिकता कैसी है। यानी कि वो अपने पिता की बातें सुनकर चूं भी नहीं करता। चूं भी नहीं करना मतलब खामोश रहना, ये भी एक मुहावरा है यहाँ पर। और यहाँ पर इस प्रकार की बातें भी की गई है, विलायती चाय और हिंदुस्तानी चाय। यानी कि विलायती चाय कम चीनी कम दूध वाली चाय, और हिंदुस्तानी चाय जो होती है चीनी भी और दूध भी वो उसमें बराबर होता है। यानी कि वो बताते हैं कि जैसा मेरा काम है वैसा ही आपका काम है। यानी कि दोनों ही का ही काम है कि आपने बेटी की शादी करनी है और मैंने बेटे की शादी करनी है। यानी कि यहाँ दोनों ही हम शादी की बात करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। तो इस प्रकार से दोनों की बातचीत चल रही है। अब जब नाश्ता पानी हो जाता है तो उमा है वो पान लेकर आती है। अब उमा का जब चेहरा देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक सोने की रिम वाला चश्मा है। दोनों बाप बेटे जब देखते हैं कि चश्मा लगाया है उसने तो वो देखकर चौंक जाते हैं। यानी कि एक तो वे नहीं चाहते थे कि कमज़ोर नज़र वाली जो लड़की है उनके घर की बहू बने, और दूसरा उनको ये भी हो गया था कि चश्मा लगा है कहीं पढ़ाई लिखाई की वजह से न लगा हो, शायद इसके पिता कुछ बात छुपा तो नहीं रही, तो इस प्रकार से भी हो सकता है यहाँ पर। तो रामस्वरूप इसे छुपाते हैं, बहाना बनाते हैं कि बेटी की आंख में तकलीफ़ हो गई थी इसलिए इसको थोड़े दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ा, नहीं तो इसकी आंखें ठीक है। अब गोपाल प्रसाद है वो चुप हो जाते हैं, देखते हैं चाल में तो वही खराबी है ही नहीं, देखने में भी सुंदर है। और वो कहते हैं अब गाना बजाना किया जाए। तो उमा के पिता है वो उमा को सितार पर गाने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही गाना शुरू करती है उसकी नज़रें शंकर से मिलती है। अब वो गाना गाते गाते अचानक रुक जाती है और उठकर अंदर जाने लग जाती है। तो शंकर से नज़रें मिलने पर वो क्यों रुक जाती है? शायद वो शंकर को पहचान गई थी क्योंकि वह शंकर को जानती थी। अब शंकर कौन है, अब किस लिए उसने गाना रोक दिया? वो रुककर अंदर जाती है तो गोपाल प्रसाद उसे बैठने के लिए कहते हैं, तो वह रुककर बैठ जाती है। उन्हें उमा का गाना पसंद आता है। अब देखते हैं कि उसके पिता बताते हैं कि सामने जो पेंटिंग लगी है वो भी उमा ने बनाई है, उसकी सिलाई कढ़ाई उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो बातें होती रहती है। उमा सब कुछ चुपचाप सुन रही होती है, सब्र से चुपचाप बैठी है, कुछ भी नहीं बोलती। तो गोपाल प्रसाद उससे पूछते हैं तो उसका भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था, ये सब उसे पसंद नहीं आ रहा था और वो शंकर को पहचान गई थी। तो गोपाल प्रसाद को ये बातें बहुत अखरती हैं कि उमा मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही। तो रामस्वरूप ही उनकी बातों का जवाब दिए जा रहे थे।
तो वे कहते हैं कि उमा को भी बोलने का मौका दे। तो पिता रामस्वरूप भी कहते हैं कि उमा बेटा, जो कुछ भी ये पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दो। तो इसका एकांकी में उसे बताया गया है कि विवाह के लिए किस तरह से लड़की से सवाल जवाब किए जाते हैं, लड़की को देखा परखा जाता है। तो जब उमा जवाब देती है इसमें कि मेज कुर्सी खरीदने पर जैसा किया जाता है वैसा ही उसके साथ किया जा रहा था, यानी कि खरीदार की तरह ये दोनों पिता पुत्र यहाँ आए हुए हैं उसे मेज कुर्सी की तरह खरीदने के लिए, और उसे सामान की तरह जांचा परखा जा रहा है। और साथ ही साथ अपनी बात में वह लड़कियों की तुलना भेड़ बकरियों से करती है, यानी जिसे कसाई काटने से पहले खरीदता है और फिर उसे काट देता है, कि किस तरह वो बताती है। इस तरह से भेड़ बकरियों से तुलना करती है कि मेज कुर्सी से पूछा नहीं जाता है कि उसे इस तरह से बेच दिया जाता है भेड़ बकरियों की तरह या मेज कुर्सी की तरह। तो लड़कियों की तुलना उमा ने उससे की है। तो फिर वह उनके बेटे गोपाल प्रसाद के जो है बेटे शंकर की वो पोल भी खोल देती है कि फरवरी में उसने लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमने पर उसे भगाया गया था, और उसको कहती है कि उसमें रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। इस तरह से वो बताती है कि ये उसका मजाक बनाती है। और यह भी कहती है कि शादी में वो बाजार में बिकने वाले बकरे के समान चुपचाप बैठा है, यानी कि उसमें कोई स्वाभिमान नहीं है। उसके पिता बोले ही जा रहे हैं लेकिन उसके अपने कोई विचार नहीं है। इतनी देर से वो स्त्रियों का अपमान सुनकर भी चुपचाप बैठा है, अपना मुंह नहीं खोल रहा। और दहेज देकर जो लोग दूल्हा खरीदते तो हैं, साथ ही साथ वो अपने पढ़ाई के बारे में भी बोलती है कि कॉलेज में वो बीए तक पढ़ी है और उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मान मर्यादा और सम्मान का ख्याल रखा है, और उसे उसके लड़के की तरह नहीं है, यानी कि उसने लड़के को तो किस तरह से हॉस्टल से भगाया गया था, कैसे नौकरानी के पैरों में पड़कर उसने माफ़ी मांगी थी, इस तरह से सारी बातें वो उनकी पोल खोल देती है शंकर की। तो ये सब बातें जब सुनते हैं तो जो कि एकदम सच थी, ये सुनकर गोपाल प्रसाद शर्मिंदा तो होते नहीं, लेकिन ऊपर से उन पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि उनके बेटे की करतूत सुनकर मतलब पर्दा हट जाता है करतूतों से, लेकिन उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती। वे उमा के पिता पर ही दोष लगाते हैं कि उन्होंने उमा के जो बीए पास की बात है उनसे छिपाई है। इस तरह से वो कहते हैं कि उनकी बेटी है वो बीए तक पढ़ी लिखी है, आपने उसके बारे में उन्हें नहीं बताया। इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं आपने हमें धोखा दिया है, और वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करते हैं। तो जाते जाते उमा फिर से खुलकर बोलना शुरू कर देती है, जाइए घर जाकर पता कीजिए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, बैकबोन। इस तरह से वो कहती है। तो शंकर अपनी असलियत सुनता है तो रुआसा हो जाता है, और उसके जो पिता है वो लज्जित होने के बजाय गुस्सा होते हैं, और उमा के पिता निराश हो जाते हैं। निराश तो हो ही जाते हैं क्योंकि उनकी जो बेटी है उनका रिश्ता आया था वो हाथ से चला जाता है। अफसोस करते हैं और धम से वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पिता निराश क्यों हो गए थे, क्योंकि उनकी बेटी के लिए जो रिश्ता आया था वो चला गया था। अब वो भी क्या करे, क्योंकि वो उमा है वो अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती थी। तो उमा भी रोते रोते कमरे में चली जाती है। माँ आकर पिता यानी कि रामस्वरूप को बताती है प्रेमा कि उमा तो रो रही है। फिर पिताजी उठते हैं और उसे समझाने जाते हैं। क्यों समझाने जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रामस्वरूप को भी पता था कि मेरी बेटी जो है वो अपनी जगह पर सही है, और इस तरह से वो जानते थे कि जो गोपाल प्रसाद है उनका बेटा है वो दक्यानुसी विचारों के हैं। पाठ के अंत में यही दिखाया गया है, और फिर आखिर में रतन है वो मक्खन लेकर घर लौट आया है, और यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। तो कुछ एक प्रश्न बनते हैं इस एकांकी में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो है इसकी शीर्षक की सार्थकता,
और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि उद्देश्यपूर्ण एकांकी कैसे हैं। कि इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है, यही उद्देश्य है कि लड़के लड़के में एक तो भेद नहीं होना चाहिए, ये बताना उद्देश्य है। इसके अलावा लड़कियां भी लड़कों की तरह उच्च शिक्षा सम्मान प्राप्त कर रही हैं, उन्हें मिलना चाहिए। इसी प्रकार जो रूढ़िवादी विचारधारा है, दकियानुसी विचारधारा है, उस पर भी व्यंग्य किया है लेखक ने। और जो लोग स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं और उसे अपमानित करते हैं, उन्हें स्वयं भी अपमानित होना पड़ता है। और शंकर जैसे लड़कों की अपेक्षा उमा जैसी लड़की है, उसकी आवश्यकता समाज को अधिक है। यही सब बताना लेखक का एकांकी में मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा इस एकांकी का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया, यानी रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता। ये सार्थक कैसे है शीर्षक, ये सही कैसे है शीर्षक, क्योंकि इसमें समाज में रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। और जो गोपाल प्रसाद है वो अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी लेकिन बहुत सुंदर बहू चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि हर काम में वो संपन्न हो। तरह तरह के सवाल पूछते हैं उससे। और लेकिन जो शंकर है वो किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें भी कमियां हैं, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं है और शारीरिक दृष्टि से है ही अपंग, वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो रीढ़ की हड्डी है वो स्वाभिमान का भी प्रतीक है इसमें। तो जिस प्रकार रीढ़ की जो हड्डी है वो शरीर को सीधा रखती है, उसी प्रकार जो समाज भी है वो नई विचारधारा से ही खड़ा हो सकता है। अगर दकियानुसी विचारधाराएं होगी, इस तरह की विचारधारा होगी, तो समाज भी अच्छी प्रकार से इस प्रकार की विचारधारा के साथ समाज में कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो ये भी चीज़ें हम कह सकते हैं कि चरित्रहीन तो शंकर है ही, और शारीरिक दृष्टि से भी वो अपंग है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी तो है ही नहीं। इस प्रकार जो इस एकांकी का जो शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, वो हम सार्थक कह सकते हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से ये एकांकी समझ आ गई होगी, और आप अपनी बुक से भी अच्छी प्रकार से इस एकांकी को पढ़िए, क्योंकि समरी के साथ साथ एकांकी को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको प्रश्न भी अच्छी प्रकार से समझ आ जाए इसके।